गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पहले आपसे 2-3% जो महत्वपूर्ण विधि के शासन की जो कल बात चली थी उसमें और जोड़ना चाहूँगा कि कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान का मूल सिद्धांत है। ये डाइसी के शब्द हैं और विधि के शासन के जन्मदाता भी डाइसी माने जाते हैं। मैक्स वेबर का ये कहना था बल प्रयोग कानून की आवश्यक शर्त है। मैक्स वेबर जो है कानून की पालना के लिए बल प्रयोग पर भी बल देते हैं, जोर देते हैं, मान्यता देते हैं। मैक्स वेबर कि यदि कानून का पालन करवाना तो बल प्रयोग किया जा सकता है, जरूरी नहीं लोग स्वेच्छा से माने। और ऑस्टिन कह रहे हैं कानून संप्रभु का आदेश है, लोगों के बीच में प्रचार किया जाना चाहिए ताकि वो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कानून का पालन कर लें कि कानून संप्रभु का आदेश है। जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं कानून निर्माण कार्य वर्तमान मुख्य रूप संसद द्वारा किया जाता है और कानून का प्राचीनतम जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो रीति रिवाज एवं परंपराएं हैं। उन रीति रिवाजों को भी आधार बनाया जाना चाहिए कानून आतिश में, उससे भी लोगों में कानून के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ेगी। अब मैं न्यायिक पुनरावलोकन की जब बात करूं, मैंने पहले कहा था कि साथ साथ आदर्श बातों के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों, विषय के प्रति समझ और विषय के का जितना भी मैटर यानी वो मैटर जो परीक्षा में साधक हो वो आपको बराबर चैनल के द्वारा उपलब्ध कराया जाता रहेगा। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्ति राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक समझ की ओर बढ़ें और अच्छी नागरिकता का विकास करें। आज मैं न्यायिक पुनरावलोकन अभी नया टॉपिक उठा रहा हूँ। सरकार के 3 अंगों में न्यायपालिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्य अन्य 2 अंगों विधायक एवं कार्यपालिका कार्यों की वैधता एवं निष्पक्षता का परीक्षण करना है। जिस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका सरकार के अन्य 2 अंगों के क्रियाकलापों की वैधता की जांच करती है, उसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन किसी देश के न्यायालय द्वारा इस्तेमाल की गई वह शक्ति है जिससे वो सरकार के विधायी, कार्यपालक और प्रशासनिक अंगों कार्यों का परीक्षण तथा सुनिश्चित करती है कि कौन से कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं। जो कार्य संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे उन्हें असंवैधानिक, गैर कानूनी और निरर्थक घोषित किया जाएगा। इस प्रकार न्यायिक समीक्षा न्यायालय के हाथों की वह शक्ति है जिससे वे विधायी या प्रशासकीय उपाय के वैधानिक औचित्य का अवलोकन करते हैं और फिर वे इस बारे में निर्णय देते हैं कि पूर्ण रूप में या किसी अंग से संबंध में बाहरी शक्ति है, यानी वो उस कार्य को करने में सक्षम था या नहीं, अधिकार था या नहीं। विशेषकर इस अधिकार का अमेरिका की संघीय कार्यपालिका ने जिस रूप में प्रयोग किया है उससे स्पष्ट होता है न्यायिक समीक्षा की अद्वितीय शक्ति निम्नलिखित स्वीकृत मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यताओं पर आधारित जो है ना न्यायिक पुनरावलोकन की जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो आधारित है। न्यायालय द्वारा किसी मामले सुनवाई से पहले विवाद का संबंध विधि उल्लंघन से किसी का किसी रूप में संबंधित होना चाहिए। सुनवाई से पहले देख लेना चाहिए कि कोई उल्लंघन का मामला बनता है, मुकदमा दायर करने वाले पक्ष का हित प्रभावित होना चाहिए। हाँ, ये भी नहीं, कई बार ऐसे लोग न्यायालय में चले जाते हैं जो स्वयं पक्षकार ही नहीं होते, वो उसको मान्यता नहीं दी जाए। न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालय परामर्श नहीं देता। न्यायालय द्वारा विशिष्ट और विशेष मामलों पर विचार किया जाता है, सभी सामान्य मामलों पर नहीं। मुकदमा लाने वाले व्यक्ति को समृद्धि से लाभ की हानि होनी चाहिए। न्यायालय उच्चतम न्यायालय में आने से पूर्व अन्य निम्न न्यायालयों में सुनवाई होनी चाहिए। विचाराधीन प्रश्न में सार पूर्णता होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा लॉजिकल भी होना चाहिए। हाँ, कुछ समीक्षा के लायक है, सोचने लायक है, समझने लायक, इस टाइप से बात भी होनी चाहिए थोड़ी सी। विधि के प्रश्न से भिन्न तथ्य के प्रश्न की न्यायिक समीक्षा के उपयोग के लिए आमतौर पर उपयुक्त आधार अस्वीकार कर दिया जाता है। समय परिस्थितियों के मुताबिक न्यायालय अपने निर्णय को बदल भी सकता है। न्यायालय इस मान्यता अनुसार कार्य करेगा कि जिस संविधि को चुनौती दी गई वह वैध है। न्यायालय केवल कानूनी पहलू पर विचार करेगा, वह राजनीतिक पहलू पर विचार नहीं करेगा। न्यायालय आमतौर पर कानून के निर्माताओं पर गैर कानूनी ध्येय आरोपित नहीं करेगा।
न्यायालय संपूर्ण कानून या उसके किसी भाग को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायालय को अयोग्य, मूर्ख और अशुद्ध विधायकों के खिलाफ नियंत्रण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन क्या व्यवस्था है? अमेरिका संविधान लिखित और कठोर है। 1787 में लिखित संविधान को अमेरिका ने अंगीकार किया 1787 में, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन जैसी कोई लिखित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बाद में अमेरिकी न्यायालय ने इसकी व्याख्या करके न्यायिक प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग बना लिया। तथा ये उल्लेखनीय है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति की उत्पत्ति 1803 ईस्वी में अमेरिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुकदमे मारवरी बनाम मेडिसन में हुआ, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी की नियुक्ति को जेफरसन के अस्वीकार करने के निर्णय की कटु आलोचना की और ये कहा, संविधान समस्त देश की सर्वोच्च विधि है और न्यायाधीशों का प्रमुख कर्तव्य है कि वे उसी के अनुरूप निर्णय दें। ये मैं भारत के न्यायाधीशों से, भाइयों से एक बड़ा अनुरोध करता हूँ, जहाँ से हम न्यायिक व्यवस्था लेकर आए न्यायिक पुनरावलोकन की, वो प्लीज़ जो अभी मैंने बताया अमेरिकन मुख्य न्यायाधीश की जो भाषा बताई कि संविधान समस्त देश की सर्वोच्च विधि है और न्यायाधीशों का प्रमुख कर्तव्य है कि वे उसी के अनुरूप निर्णय दें। कई बार बार देखने में आ रहा है कि हमारे यहाँ न्यायाधीश महोदय जो हैं वो संविधान से बाहर जाकर भी निर्णय दे देते हैं। फाइल पर सभी दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद उनके बारे में लिखा जाता है अपीलों में, आर्बिट्रेटली डिसाइडेड द कोर्ट ट्रैक्ट रॉन्ग पाथ। भैया रॉन्ग पाथ मत डिसाइड करो, पाथ आपको दे रखा है और पढ़ लो इसको अच्छे से, संविधान सम्मत जो भी है। जब कोई कांग्रेस द्वारा पारित कोई अधिनियम या संविधि देश की सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायालय का स्पष्ट करते हुए जाता है कि वह संविधान को प्रथम स्थान दे। मार्शल की धारणा का आधार निम्नलिखित कल्पनाएं हैं। संविधान सर्वोच्च विधि है जो तमाम सामान्य विधियों से ऊपर है। संविधान एक लिखित प्रलेख है जो सरकार की शक्तियों की परिभाषा करके उसे सीमित व नियंत्रित करता है। संविधान की विधि के प्रतिकूल विधायिका का कोई भी निर्णय अवैध है, इसलिए वह न्यायालयों के लिए बाध्य नहीं है। न्यायिक शक्ति और इसके साथ साथ न्यायाधीशों द्वारा संविधान की रक्षा करने की शक्ति न्यायालयों पर कांग्रेस के उन कार्यों और अधिनियमों को असंवैधानिक घोषित करने की अपराधी जिम्मेदारी आरोपित करती है जो मूल कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करे। भैया ये कांग्रेस जो है अपनी संसद की तरह, वहाँ भी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दो संस्थाएं हैं। वहाँ संसद ये कांग्रेस के दो सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा अमेरिका में, उसको कांग्रेस बोलते हैं, जो संसद के समकक्ष शब्दावली है। ये 1835 तक अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर मार्शल ने काम किया और योग्यता परिचय देते, ये बहुत बड़ी बात है। मार्शल साहब, मैं उस दिवंगत आत्मा को नमन करता और भारतीय न्यायाधीशों को मार्शल जी को आदर्श मानने और उनसे शिक्षा लेने का आह्वान करता हूँ। योग्यता का परिचय देते हुए न्यायिक पुनरावलोकन को आविष्कृत किया तथा इसके बाद मैकुलॉक बनाम मैरीलैंड 1819 ईस्वी में, गिब्बन बनाम ओडडेन, ये दो पक्षों के बीच में विवाद था। गिब्बन बनाम ओडडेन 1824 ईस्वी में उसे दोहराया। मार्शल के बाद उत्तराधिकारी रूप में रोजना बी टोनी ने स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड 1875 ईस्वी के अग्रणी मुकदमे में कांग्रेस द्वारा बनाए गए एक अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। देखो, संसद के बनाए हुए एक कानून को और न्यायाधीश महोदय ने, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार को विकसित एवं व्यापक बनाया। न्यायिक प्रभुत्व या सक्रियता के खिलाफ 1932 के बाद संवैधानिक संघर्ष की शुरुआत की गई। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति आर्थिक मंदी दौर से निपटने के लिए नवीन आर्थिक कार्यक्रम को अमल में लाना चाहा, तो दूसरी ओर न्यायालय संविधान की रक्षा में उठ खड़ा हुआ। फिर क्या था? भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने संविधान की कड़ी निंदा की और अमेरिकी न्यायपालिका को समाप्त करने तक की बात कह डाली। भैया किसी को अच्छी बात सिखाएंगे तो निश्चित रूप से हित प्रभावित होते हैं, और वो जल्ला उठा रूजवेल्ट, अमेरिकन राष्ट्रपति। अपने प्रयास में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित करने के लिए 1937 में कांग्रेस ने एक विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों का 9 से बढ़ाकर 15 करने की थी।
ताकि अपने लोगों को भरकर न्यायपालिका कार्यों को प्रभावित कर सकें। देखो, लोकतंत्र में कहते हैं कि शक्ति का वास्तविक स्रोत तो सरकार ही है, जनता की जो प्रतिनिधि संस्था है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी जो कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसमें भी सरकार की भूमिका काफ़ी बड़ी है। सरकार सलाह नहीं देती, काफ़ी हद तक स्वीकृति भी देती है कि अमुक को नियुक्त किया जाए या नहीं किया जाए। और ये भी व्यवस्था है कि अगर कोई भ्रष्ट या निकम्मा न्यायाधीश अगर किसी वजह से आ भी गया है न्यायालय में तो उसको हटाने के लिए भी संसद जो शक्ति रखती है। तो मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो नई पीढ़ी को ये संदेश जो बार बार दे रहे हैं वो हम कह रहे हैं, सीख कर और व्यवस्था को सुधारो। किसी की बुराइयों पर चर्चा करने से ज़्यादा, आंशिक चर्चा तो ठीक है परंतु ज़्यादा में बुराइयों पर चर्चा नहीं करनी है। नए भारत, नए बच्चे, मैंने पहले कहा कि ये फिलहाल ये जो व्यवस्थाएं जो ये हम सुनाने जा रहे हैं बातें 16 से लेकर, और कहते हैं जो अभी जिनके दिमाग में नई नई जो तस्वीरें खींचनी है, नई नई बातें उभरनी हैं और उनका नया करियर बनना है कि कई बार आईएएस में चयनित दूसरे स्थान पर एक चयनित व्यक्ति ने और इस्तीफा देकर बाहर चला गया कि मैं लोकतांत्रिक ढंग से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से आप में जो भी इस तरह का भाव पैदा होगा पढ़ते पढ़ते उस व्यवस्था, कहते हैं कि हल आप तब ढूंढेंगे तो आप समस्या को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अव्यवस्थाएँ कहाँ हैं और मैं कहाँ हमला करूँ, मैं अपनी योग्यता से कहाँ हमला करूँ कि उस अव्यवस्था को, जर्जर व्यवस्था को तोड़कर फेंक दूँ। मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स आप सब पढ़ लेंगे धीरे धीरे। आप पहले अच्छे से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर पढ़िए, न्यायिक पुनरावलोकन पढ़िए, न्यायिक व्यवस्था पर पढ़िए, हमारी जुडिशियल सिस्टम पर पढ़िए कि हमारे जो है क्या इतनी अपीलें, 5 लाख अपीलें जो उच्च न्यायालयों में जो लंबित हैं, बड़ी संख्या में 5 लाख टोटल मुकदमे। कर सारी में अपील तो नहीं, मैं तो इससे थोड़ा सा सॉरी फॉर इट, पर अपील बड़ी संख्या में, 5 लाख में से अपीलें भी बड़ी संख्या में। तो ये बात देखने वाली है कि क्या वो लोग वास्तव में संतुष्ट हैं या उनके निर्णय गलत डिसाइड कर दिए गए। बहुत बातें न्यायपालिका के सामने खड़ी है। कई बार प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं, सभी नेता, मुख्यमंत्री मोदी जो भी आप बैठ कर देखें वो भी ये कहते हैं अगर भैया इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए, यानी कि एक निश्चित अवधि में। बहुत लॉ की पढ़ाई किए हुए लोग हमारे देश में, यही इस देश का सौभाग्य है और ये चैनल यही सबसे बड़ी बात उठा रहा है, उस योग्यता का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। 2 बातें बताई थी अमर्त्य सेन जी ने कि सौर ऊर्जा और पढ़ी लिखी युवा शक्ति भारत के पास जो न अमेरिका के पास है, न इंग्लैंड के पास है, न फ्रांस के पास है, न चीन के पास। पर इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। बड़े बड़े गुणकारी बच्चे कोर्ट में और मोहताज काम करने के लिए कि हमें अच्छा अवसर मिले और उनको अवसर दिए जाएं। हम मांग करते हैं इन 25 लाख युवा भारतीय वकीलों से कि आप खड़े होकर और न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के लिए सिर्फ आप एक बेंच के नीचे बैठकर नहीं, बेंच पर भी ऊपर बैठने का प्रयास करें। न्यायाधीशों की संख्या बढ़वाएं, उनके वेतन भत्ते और दूसरी सामान्य कर दें। ग्राम न्यायालयों तक की आवश्यकता है इस भारत को। हर ग्राम पंचायत में ग्राम न्यायालय होना चाहिए। जो मामलों का निपटान उसी स्तर पर हो जाएगा, कहीं होगा ही नहीं। बहुत बड़ी सभी एक सामूहिक रूप से ग्राम न्यायालय की मदद करने के लिए और निर्वाचित जो वहाँ मंडल है, वहाँ की संसदीय ग्राम पंचायत 15-16 सरपंच होते हैं और एक वकील को जज लगा दिया जाए, 2 को लगा दिया जाए। आजकल वकीलों की बहुत तादाद है। अगर 2 लाख ग्राम पंचायत तो भारत में 2 लाख नहीं 4 लाख कल लगा लो इनको ज़रूरत हो तो। बिल्कुल हमारा मकसद न्याय व्यवस्था को सजीवता प्रदान करना है। 4 लाख वकील साहब जज लगने के लिए जज के पद पर योग्य हैं और ग्राम न्यायालयों की भारत को आवश्यकता है। बहुत दूर दूर जाते हैं बेचारे पीड़ित किसान मजदूर, जिनकी छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं होती, कोई संवैधानिक मसले नहीं होते उनके, आपसी थोड़े बहुत संपत्ति विवाद, कोई छोटे मोटे झगड़ों की विवाद हो संपत्ति को लेकर ही, और कई बार मारपीट तक बदल जाती है इस तरह। बाकी उनकी कोई लंबी विवाद नहीं है और न ही इतने बड़े अपराधियों की उपस्थिति है वहाँ। तो ग्राम न्यायालयों पर जोर दिया जाए। और मैं भारत की जो वकील लॉबी है, लॉयर्स एडवोकेट्स लॉबी है, मैं उनसे मांग करता हूँ कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना मार्ग प्रशस्त करें। इससे बड़ी संख्या में भारत को करीब 4 लाख जज मिलेंगे और न्यायपालिका सुदृढ़ हो चलेगी।
और जहाँ न्यायपालिका सुदृढ़ है वहाँ ही वहीं लोकतंत्र है। जहाँ न्यायपालिका मजबूत स्थिति वहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की विफलता आ जाती है, कार्यपालिका मनमानी कर उठती है और लोग परेशान हो उठते हैं और शासन से उनका अविश्वास बढ़ जाता है, विश्वास उड़ जाता है। तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर जोर दें। ये सभी वकील संघ, बार काउंसिल जितनी भी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ग्राम न्यायालयों, हर ग्राम पंचायत पर एक न्यायालय हो। 2 न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, ज़्यादा की जरूरत नहीं, 2 काफ़ी है। और हमारे पास भगवान की दया से प्रार्थियों की कमी है ही नहीं। 20 लाख रजिस्टर्ड, BCI से रजिस्टर्ड वकील, और उनकी संख्या जल्दी 30 लाख के आसपास होने जा रही है। बड़ी संख्या में लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी आ रही हैं। तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर मैं सभी से, वकील भाइयों से निवेदन करता हूं कि चैनल से जुड़ें और ग्राम न्यायालयों की स्थापना की मांग को एक ज्वलंत मुद्दा बनाएं। आपकी जिम्मे यही है कि आप ग्राम न्यायालयों की स्थापना की बात राष्ट्रीय स्तर पर उठा दें और मनवा दें। हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।